हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो बीपीएससी की आगामी मुख्य परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी, जो कि बीपीएससी मुख्य परीक्षा के सिलेबस के अंतर्गत जीएस पेपर 2 सेक्शन 2 में शामिल है, इसके महत्वपूर्ण टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करूंगा। इन्हीं महत्वपूर्ण टॉपिक को आप लोग कम समय में अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके एग्जामिनेशन में जाएं। जो सारे प्रश्न होंगे इन्हीं टॉपिक के इर्द गिर्द आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। इसमें हम लोग ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी सेक्शन के अंतर्गत इंडिया वेस्ट टॉपिक यानी कि नेशनल टॉपिक कौन कौन से आपको कवर करनी है, बिहार वेस्ट टॉपिक आपको कौन कौन से कवर करनी है, और ज्योग्राफी इकोनॉमिक सेक्शन के अंतर्गत करेंट के अंतर्गत जो कुछ भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हो रही है, जैसे ई व्हीकल पॉलिसी हो गया, बिहार सरकार के द्वारा पर्यटन नीति हो गया, तो ऐसे टॉपिक, उन सभी टॉपिक को मैं यहां पर आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। और हमें पूरी उम्मीद है कि अगर इतना टॉपिक आप लोग अच्छे तरीके से कंप्लीट करके एग्जामिनेशन में जाते हैं तो आप काफी बेहतर स्कोर वहां पर प्राप्त करेंगे, क्योंकि सारे प्रश्न इन्हीं टॉपिक के इर्द गिर्द आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। इसके बाद और भी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे तो मैं नियमित अंतराल पर अपने यूट्यूब चैनल आईएसपीसी सेंटर पर आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आइए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को आप लोग ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पहला टॉपिक है प्राकृतिक विभाजन। यह नेशनल ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी सेक्शन जो है उससे संबंधित है। प्राकृतिक विभाजन यानी कि भारत का प्राकृतिक विभाजन किस प्रकार से किया गया है उसके बारे में आपको संक्षिप्त जानकारी रखनी है। हो सकता है तो वहां पर लॉन्ग और शॉर्ट प्रश्न जो है वह प्राकृतिक विभाजन से आपको देखने को मिले। दूसरा है मानसून। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, काफी महत्वपूर्ण है। एल नीनो क्या है, उसका भारतीय मानसून पर क्या असर पड़ता है। ला नीना क्या है, उसका भारतीय मानसून पर क्या असर पड़ता है, वह भी इसके लिए काफी महत्वपूर्ण है। और एल नीनो, ला नीना, ये सब हमने आंसर राइटिंग ग्रुप में सारा कंप्लीट करा दिया है, इंडियन मानसून से संबंधित टॉपिक। ठीक है, तो प्राकृतिक विभाजन, उसके बाद आप लोग मानसून टॉपिक को कंप्लीट कर लें। मानसून के बाद सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है एमएसएमई सेक्शन। एमएसएमई सेक्शन आप देखेंगे कि भारत सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा एमएसएमई के विकास के लिए काफी नए नए स्कीम लॉन्च किए जा रहे हैं। और एमएसएमई विगत कुछ वर्षों में सबसे अधिक रोजगार देने वाला एमएसएमई बन चुका है, एक एजेंसी। और उसके साथ साथ काफी अधिक संख्या में आप विभिन्न क्षेत्रों में देखेंगे तो एमएसएमई इन्वॉल्व होकर वहां पर काम कर रहा है। तो एमएसएमई काफी महत्वपूर्ण है। एमएसएमई की नई डिफिनीशन क्या है, एमएसएमई से किस प्रकार से लोगों को लाभ हो रहे हैं, इसके सकारात्मक पहलू क्या है, एमएसएमई के सामने क्या क्या महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं, सरकार एमएसएमई के डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। तो इन सभी सेक्शन को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। कोई अगर एक सेक्शन आप पढ़ने के लिए उठाते हैं तो उस सेक्शन के इर्द गिर्द जितने सब सेक्शन होते हैं उन सभी टॉपिक को आपको कंप्लीट करना होगा। ठीक है, अगला है प्राकृतिक संसाधन। भारत के महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं, किन क्षेत्रों में कौन से प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं, आप मैपिंग के थ्रू इसकी जानकारी रखें। क्योंकि एग्जामिनेशन में अगर आपसे प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज से संबंधित कोई सवाल पूछे जाते हैं तो सिर्फ आपको वहां पर लिख कर नहीं चले आना है। ज्योग्राफी का सेक्शन है तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप मैप के थ्रू इसे हर एक डायमेंशन को आप वहां पर इंगित करेंगे। और मैप के थ्रू अगर आपको पूरा कंप्लीट है कि कौन से प्राकृतिक संसाधन जो है किन क्षेत्रों में देखने को मिलता है, तो आप मैप के थ्रू इंगित कर सकते हैं कि बिहार में क्या है, उड़ीसा में क्या है, बंगाल में क्या है, झारखंड में क्या है, गुजरात में क्या है, राजस्थान में क्या है, ये सब बता सकते हैं। तो मैपिंग के थ्रू आपका ये सब डायमेंशन पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। तो प्राकृतिक संसाधन, उसके बाद है महत्वपूर्ण उद्योग। भारत के महत्वपूर्ण उद्योग कौन कौन से हैं, किस राज्य में किस प्रकार के उद्योग देखने को मिलते हैं। इसके अलावा उद्योग का स्थानीयकरण जो है वह काफी महत्वपूर्ण है। उद्योगों के स्थानीयकरण के क्या क्या महत्वपूर्ण कारण हैं, कोई भी इंडस्ट्री जो है, कोई भी उद्योग किन क्षेत्रों में बेहतर तरीके से फल फूल रहा है। अगर आप गुजरात में देखेंगे तो गुजरात में ही सबसे ज्यादा उद्योग हमें देखने को क्यों मिलते हैं। महत्वपूर्ण निवेश जो है गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका राज्यों में क्यों देखने को मिलती है, चेन्नई जैसे राज्यों में। बिहार में निवेश नहीं आ पा रहा है, क्यों, इसके क्या कारण है। ठीक है, तो ये सभी कनेक्टेड करके अगर आप सभी टॉपिक को पढ़ेंगे, एक राज्य को दूसरे राज्य से आप इंटरलिंक करिए। बिहार में देखेंगे तो उत्तरी बिहार को दक्षिणी बिहार से इंटरलिंक करिए। तो ऐसे करके अगर आप पढ़ेंगे तो सारे
सारे डायमेंशन आपके पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। तो महत्वपूर्ण उद्योग, भारत के किन क्षेत्रों में कौन से महत्वपूर्ण उद्योग हमें देखने को मिलते हैं, उद्योगों का स्थानीयकरण किस प्रकार से हो रहा है और उद्योगों के स्थानीयकरण के क्या क्या महत्वपूर्ण कारण हैं, इन सभी टॉपिक को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। और अगला जो काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है और हाल के दिनों में आप देखेंगे टूरिज्म काफी महत्वपूर्ण टॉपिक हो चुका है। बिहार में पर्यटन की एक प्रचुर मात्रा में संभावनाएं विद्यमान है। नेशनल लेवल पे भी देखेंगे तो पर्यटन के क्षेत्र में सरकार के द्वारा कई सारे काम किए जा रहे हैं, चाहे वह प्रसाद स्कीम हो, कई सारे सेक्टर में देखेंगे। बिहार में तो रामायण सर्किट, गांधी सर्किट, बौद्ध सर्किट, ये सब पर्यटन के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। तो बिहार का टॉपिक मैं अलग डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो पर्यटन सेक्टर में पर्यटन के लिए सरकार क्या क्या स्कीम लॉन्च कर रही है, क्या क्या महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं, कैसे पर्यटन के क्षेत्र में भारत को और उभारा जा सकता है वैश्विक पटल पे, ठीक है, इन सभी चीजों को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और फूड सिक्योरिटी से संबंधित जब आप फूड सिक्योरिटी को कंप्लीट करेंगे तो इसके साथ साथ आपको खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी आपको कंप्लीट कर लेना होगा, ठीक है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्या क्या महत्वपूर्ण इसके सामने चैलेंजेस हैं, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की भारत में क्या संभावनाएं हैं, सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के लिए क्या काम कर रही है, खाद्य सुरक्षा के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव उठाए गए हैं। शॉर्ट नोट्स के रूप में 2013 का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, उसके क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, तो इन सभी चीज़ों को आपको कंप्लीट कर लेना पड़ेगा, ठीक है। अगला आइए गरीबी। गरीबी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और हाल ही में जो नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है उस डेटा के साथ आप लोग गरीबी को कंप्लीट करेंगे, चाहे आप नेशनल लेवल का पर पोवर्टी का डेटा को याद रखें या फिर बिहार लेवल पे आप पोवर्टी का डेटा, जो नीति आयोग की जो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स का डेटा है उसे आप लोग अच्छे से कंप्लीट करेंगे और डेटा में गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आप डेटा एग्जामिनेशन हॉल में लिखते हैं, आपकी कॉपी पर कोई डेटा मेंशन किया गया है तो कोशिश करें कि वह डेटा 100% सही हो, अन्यथा डेटा में एरर होगा तो काफी दिक्कत हो सकती है आपको। तो डेटा पूरी तरीके से क्लियर होनी चाहिए वहां पर। अगर आपको याद हो तो रेफरेंस के साथ आप डेटा लिखेंगे तो आपके जो डेटा होंगे, उत्तर होंगे, काफी प्रामाणिक माने जाएंगे। तो आप डेटा का यूज करते समय रेफरेंस का यूज करें और जो फिगर है उसको ध्यान में रखें। तो गरीबी को लेकर क्या क्या समस्याएं हैं, गरीबी से के क्या कारण हैं, गरीबी को लेकर सरकार के क्या महत्वपूर्ण स्कीम हैं, ठीक है, गरीबी से किस प्रकार से निवारण प्राप्त किया गया है, कौन कौन से महत्वपूर्ण समितियां गरीबी को लेकर गठित की गई है, चाहे वह सुरेश तेंदुलकर समिति हो या फिर लकड़वाला समिति हो या फिर अंग्राजन समिति हो, इन सभी समितियों ने क्या रिपोर्ट दिए हैं, इन सभी के साथ आपको वहां पर गरीबी पूरी तरीके से कंप्लीट होनी चाहिए। गरीबी के बाद पंचवर्षीय योजना, महत्वपूर्ण पंचवर्षीय योजनाओं के क्या क्या उपलब्धियां रही है। उसके पहले स्वतंत्रता से लेकर अर्थव्यवस्था, ये दोनों टॉपिक थोड़ा सा इंटरलिंकिंग है, ठीक है। स्वतंत्रता से लेकर अर्थव्यवस्था यानी कि 1947 ईस्वी से लेकर अभी तक की वर्ष 2024-25 ईस्वी तक अर्थव्यवस्था का क्या सफर रहा है, कैसा सफर हमें देखने को मिला है। 1950 ईस्वी से लेकर 1990 ईस्वी तक का इकोनॉमी का एक अलग दौर था। 1990 में जब एलपीजी अपनाई गई तो 1990 से लेकर 2014 ईस्वी तक इकोनॉमी का एक अलग दौर था और 2014 ईस्वी में जब नई एनडीए की गवर्नमेंट आई तो 2014 ईस्वी से लेकर अभी तक का एक इकोनॉमी का एक अलग रूप हमें देखने को मिला है। तो आप देखेंगे कि समय समय पर सरकारें बदलती हैं, एक लंबा समय हो जाता है तो अर्थव्यवस्था इकोनॉमी में भी ट्रेंड में आपको बदलाव देखने को मिलती है। जहां पर 1950 से 1990 ईस्वी का जो दौर था उस समय की इकोनॉमी में सरकार का काफी ज्यादा हस्तक्षेप देखने को मिलता था, लेकिन 1990 ईस्वी में एलपीजी की पॉलिसी आई और एलपीजी की पॉलिसी आने के पश्चात इकोनॉमी में काफी ज्यादा क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिला और इस क्रांतिकारी बदलाव के वाहक माननीय पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह माने जाते हैं। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार मानी जाती थी, 90-91 का जो सरकार था उस समय की सरकार थी, ठीक है। तो ये सभी आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। अब सवाल आता है कि आप इस सेक्शन को कहां पर से कंप्लीट करें, तो स्पेशली इस सेक्शन को आप 11th क्लास की इकोनॉमी की बुक है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, उसमें एज इट इज आपको दे रखा है स्वतंत्रता से पहले की इकोनॉमी, 1950 से लेकर 1990 के बीच की इकोनॉमी, 1990 में जब एलपीजी आया तो उसके बाद की इकोनॉमी, उसके समझ क्या क्या चैलेंजेस है, ये सभी आपको दिया हुआ है। तो स्वतंत्रता से लेकर अर्थव्यवस्था अभी तक का क्या रहा है, तो 11th क्लास की इकोनॉमी बुक से आप लोग अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं।
इसी फेज में चूंकि पंचवर्षीय योजना जो है 1951 ईस्वी में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई और पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 ईस्वी तक रही है। तो स्वाभाविक है कि अगर आप स्वतंत्रता आजादी से लेकर अभी तक की इंडियन इकोनॉमी को कवर करेंगे तो इसी बीच में जो 12 पंचवर्षीय योजनाएं आई हैं इन सभी पंचवर्षीय योजनाओं का भी आपको जिक्र करना होगा, क्योंकि पंचवर्षीय योजनाओं का जिक्र किए बिना किसी भी इकोनॉमी का आकलन, भारतीय इकोनॉमी का आकलन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इसी दौरान देखेंगे कि अर्थव्यवस्था में विकास के लिए सरकार के द्वारा हर एक 5 वर्ष पर करके टोटल अभी तक 12 पंचवर्षीय योजनाओं को लाया गया है और इसके बाद से फिर इसके प्रारूप में बदलाव देखने को मिले हैं। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना स्वतंत्रता से लेकर अर्थव्यवस्था का विकास। ठीक है, इसके बाद एग्रीकल्चर सेक्शन काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्शन है, भारतीय कृषि। ठीक है, अभी आप देखेंगे कि हाल के दिनों में अभी आप देखेंगे कि एमएसपी को लेकर काफ़ी ज़्यादा किसान उग्र हैं। अभी आमरण अनशन पे डड्डेवाला जी किसान नेता हैं, वे लगभग 51 दिन से आमरण अनशन पे बैठे हुए थे। कल या परसों उन्होंने आमरण अनशन को तोड़ा है। तो एमएसपी का मुद्दा काफ़ी लंबे समय से एमएसपी का मुद्दा सरकार के लिए एक चुनौती बनी हुई है। किसानों के द्वारा इसको लीगलाइज करने की मांग की जा रही है कि इसे वैधानिक स्वरूप प्रदान किया जाए। ठीक है, तो कृषि जब आप कंप्लीट करेंगे तो कृषि में कई सारे सेक्शन आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, एग्रीकल्चर को लेकर सरकार काफ़ी ज़्यादा, सरकार के आप देखेंगे कि कई सारी योजनाएं हैं जो एग्रीकल्चर को लेकर सरकार के द्वारा लाई गई है। सरकार इनके डबल इनकम के लिए कई सारे स्कीम लाई थी। 2022 तक का टारगेट था कि किसानों की आय को डबल कर देनी है। कृषि से संबंधित जो महत्वपूर्ण समितियां हैं उन महत्वपूर्ण समितियों को आप लोग उनकी सिफारिश के साथ याद रखें। ठीक है, सरकार की योजनाओं का आप लोग याद रखें, एमएसपी आप लोग याद रखें। और यही कृषि में एक काफ़ी क्रांतिकारी कदम रहा है, हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन, इसे आप लोग याद रखें। और अब जो नई हरित क्रांति की बात की जा रही है तो उसमें अब किस प्रकार की बातों को रखना चाहते हैं, तो नया हरित क्रांति, ठीक है, उसमें आपका व्यूज, इसे आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। और एग्रीकल्चर को लेकर आप देखेंगे कि किसानों की आत्महत्या काफ़ी अधिक समस्या है। तो इन सभी चीज़ों को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड, चूंकि भारत की इकोनॉमी हो या फिर बिहार की इकोनॉमी हो, कृषि के इर्द गिर्द घूमती है, तो इससे संबंधित हर एक पहलू को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, एलपीजी अभी हमने बताया स्वतंत्रता से लेकर जब आप इकोनॉमी को कवर करेंगे तो पंचवर्षीय योजना, एलपीजी, सब इसमें कवर हो जाएगा। लेकिन एलपीजी स्पेशली हमने इसीलिए लिखा है क्योंकि एलपीजी जब आप पढ़ेंगे तो अलग अलग तीनों सेक्शन को, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इन तीनों सेक्शन जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, तीनों के पक्ष विपक्ष पहलू अलग तरीके से आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ग्लोबलाइजेशन का हमारा समाज पर क्या प्रभाव देखने को मिल रहा है, इसे आपको पढ़ना पड़ेगा। ग्लोबलाइजेशन का हमारे कृषि पर क्या प्रभाव देखने को मिल रहा है, इसे आप लोग कंप्लीट करना पड़ेगा। यानी कि हर एक देखेंगे प्राइवेटाइजेशन के कारण इकोनॉमी, किस प्रकार से इकोनॉमी में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिला है, इसे कंप्लीट करना पड़ेगा। तो अलग अलग तीनों डायमेंशन को आप लोग कंप्लीट करें। ठीक है, तो एलपीजी हो गया। इसके बाद एसडीजी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास की अवधारणा, सतत विकास एसडीजी गोल सरकार यूएनओ के द्वारा 2030 ईस्वी तक के लिए 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। तो उसमें एसडीजी आपको काफ़ी अच्छे तरीके से कंप्लीट करना पड़ेगा। एसडीजी प्लस पर्यावरण, सतत धारणीयता की अवधारणा। ठीक है, तो इसे आपको देख लेना है। ज्योग्राफी इकोनॉमी सेक्शन में इतना टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब आइए बिहार बेस्ड टॉपिक, चूंकि जीएस पेपर 2 सेक्शन 2 जो है सिलेबस के अंतर्गत, जब तक आप बिहार बेस्ड टॉपिक को कवर नहीं करेंगे यह सिलेबस आपका अधूरा और इसकी तैयारी भी आपकी अधूरी मानी जाएगी। तो बिहार बेस्ड टॉपिक इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, पहला है बिहार का प्राकृतिक विभाजन। एक संक्षिप्त नोट आप लोग तैयार कर लें बिहार का प्राकृतिक विभाजन को लेकर। इसमें आप बिहार में जो जो खनिज जिन क्षेत्रों में पाए जाते हैं मैपिंग के साथ, जो अगर मान लेते हैं कि बिहार का ये रफ डायग्राम है, ठीक है, इसे आप बेहतर तरीके से सीख लें बनाना। अगर मान लेते हैं कि ये बिहार है, ठीक है, ये है उत्तर बिहार का एरिया, दक्षिण बिहार का एरिया है, तो दक्षिण बिहार के कौन से जिलों में कौन सा खनिज पाया जाता है, उत्तर बिहार के कौन से जिलों में कौन सा खनिज पाया जाता है, इसे आप
आप लोग एक फ्रेमिंग के रूप में याद कर लें। ठीक है, महत्वपूर्ण उद्योग, उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप महत्वपूर्ण खनिज को याद करेंगे, महत्वपूर्ण उद्योग किन क्षेत्रों में यहाँ पर सीमेंट उद्योग फल फूल रहा है, किन क्षेत्रों में यहाँ पर गन्ना उद्योग की संभावनाएं हैं, किन क्षेत्रों में यहाँ पर चीनी मिट्टी के उद्योग की संभावनाएं हैं। तो ये आपको डिस्ट्रिक्ट के साथ मैपिंग के साथ आपको याद कर लेना होगा। अगर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, इससे महत्वपूर्ण उद्योग में आप देखेंगे तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग काफी महत्वपूर्ण है। तो अगर मान लेते हैं कि स्पेशल खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पर इस सवाल बीपीएससी पूछ लिया कि बिहार के किन किन क्षेत्रों में किस प्रकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास की संभावनाएं देखने को मिलती है, संक्षिप्त टिप्पणी करें। तो इस पर क्या करना पड़ेगा, बिहार के कौन से क्षेत्र में केला का उत्पादन होता है, कौन से क्षेत्र में लीची का उत्पादन होता है, कहां पर मखाना का उत्पादन होता है, तो इन सभी, कहां पर गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन पश्चिम चंपारण एरिया में हो रहा है, तो इन सभी मक्का का उत्पादन कहां पे हो रहा है, तो इन सभी चीजों का आप लोग ध्यान रखें। और बिहार के किन क्षेत्रों में किस प्रकार के फसल का उत्पादन होता है, किस प्रकार के अनाज का उत्पादन हो रहा है, कौन से फल फूल कहां पे विकसित हो रहे हैं, तो इन सभी को आपको याद रखना है। ठीक है, तो ऐसे आप डिस्ट्रिक्ट के साथ याद रखें मेंस के लिए, तो काफी महत्वपूर्ण होगा। एक मैप को तैयार करिए, जहां पे आप पढ़ते हैं स्टडी टेबल हो, ऐसे मैप को तैयार करके वहां पर पेस्ट कर दें स्टडी टेबल के सामने, ताकि आपकी निगाहें उस पर हमेशा बनी रहे और उसी तरीके का आप परफॉर्मेंस एग्जामिनेशन के दौरान एग्जामिनेशन हॉल में आप कर सकें। ठीक है, महत्वपूर्ण उद्योग हो गए, एमएसएमई इसी से जुड़ा हुआ है, लेकिन स्पेशली हमने लिख दिया क्योंकि बिहार में एमएसएमई को लेकर अलग तरह की समस्याएं हैं, सरकार के द्वारा कुछ स्कीम कार्य किए जा रहे हैं, तो उन सभी को आप लोग अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकें। ठीक है, अगला टॉपिक है निर्धनता। तो बिहार में निर्धनता के क्या कारण हैं, ठीक है, थोड़ा सा स्पेसिफिक रूप में, एक इंडिया लेवल पे तो ठीक है, लेकिन बिहार में कुछ अलग कारण है। यहाँ पे पलायन जैसी समस्याएं देखें, सॉरी एक पलायन टॉपिक यहाँ पे छूट गया, पलायन आप इसमें लिख लें टॉपिक को, ठीक है, ऐड कर लीजिएगा सबसे लास्ट में। ठीक है, तो बिहार में पलायन जैसी समस्याएं देखने को मिलती है। पलायन जो है गरीबी का कारण भी है और गरीबी का निवारण भी है, दोनों है पलायन। ठीक है, तो निर्धनता टॉपिक को आप लोग कंप्लीट कर ले अच्छे से। अब आइए औद्योगिक विकास, अपने आप में काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है औद्योगिक विकास। बिहार में औद्योगिक रूप से पिछड़ेपन के क्या कारण है, बिहार औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ है, इसके क्या क्या महत्वपूर्ण कारण हैं। पिछड़ेपन के कारण, सरकार के द्वारा औद्योगिक विकास के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। ठीक है, और औद्योगिक विकास में हाल के दिनों में क्या महत्वपूर्ण डेवलपमेंट देखने को मिला है। जैसे आप देखेंगे कि विगत 2 वर्षों से देखेंगे तो बिहार में दिसंबर मंथ में यहाँ पर इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है। तो 19-20 दिसंबर 2023 को पहला इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया और 19 से 20 दिसंबर 2014 ईस्वी को दूसरे इन्वेस्टर समिट का बिहार में आयोजन किया गया। तो ये जो इन्वेस्टर्स समिट हैं, यहाँ के निवेशक कहाँ पर निवेश कर रहे हैं, किन क्षेत्रों में निवेश कर रहे हैं, कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा निवेश देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये सभी आपको ध्यान से कंप्लीट करना पड़ेगा। औद्योगिक विकास के पिछड़ेपन के कारण क्या है, महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो सरकार के द्वारा लॉन्च किए गए हैं, और अभी औद्योगिक विकास की क्या स्थिति है, किस प्रकार के उद्योग की संभावनाएं हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब आइए कृषि सेक्शन। कृषि में आप देखेंगे तो हमने हाईलाइट कर दिया है यहाँ पे 4th कृषि रोड मैप। तो चौथे कृषि रोड मैप की क्या महत्वपूर्ण विशेषता है, कौन कौन से महत्वपूर्ण चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा, इसे कंप्लीट कर लें। प्लस में पिछले जो 3 कृषि रोड मैप है, पिछले 3 रोड मैप जो है एग्रीकल्चर से संबंधित, उसकी क्या महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ रही है, उन उपलब्धियों को भी आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। बिहार में खाद्य प्रसंस्करण कृषि से संबंधित है, इसे भी आपको कंप्लीट कर लेना पड़ेगा। कृषि से संबंधित बिहार सरकार की 4-5 स्कीम को आप लोग याद कर लें। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका एग्रीकल्चर सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगला है 7 निश्चय। 7 निश्चय काफ़ी महत्वपूर्ण है। 7 निश्चय पार्ट 1 के बाद 7 निश्चय पार्ट 2 लाया गया है और 2025 तक इसकी अवधि है 7 निश्चय पार्ट 2 की। ठीक है, तो क्या महत्वपूर्ण अचीवमेंट रही है, क्या क्या महत्वपूर्ण टारगेट हैं, ये सबको आपको कंप्लीट करना है। बाढ़ एवं सूखा, ये बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। बाढ़ एवं सूखा आपको कंप्लीट करना है। समग्र विकास की क्या संभावनाएं हैं बिहार में, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में या फिर उद्योग के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। जैसा आप देखेंगे कि विगत कुछ वर्षों से बिहार जो है स्वास्थ्य पर्यटन के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
स्वास्थ्य पर्यटन के क्षेत्र में, ठीक है। जो नेपाल जैसे कंट्री है, नेपाल जैसे कंट्री के जो रोगी हैं, पेशेंट हैं, वो भी बिहार में आ रहे हैं चिकित्सा के लिए। तो स्वास्थ्य पर्यटन का एक हेल्थ टूरिज्म का हॉट स्पॉट बनता जा रहा है बिहार। चूंकि पटना में कई सारे ऐसे हॉस्पिटल स्थापित हैं जो कि काफ़ी अधिक मॉडर्न हैं, आधुनिक हैं, और वहाँ पर इलाज की काफ़ी आधुनिक तकनीकें वहाँ पर मौजूद है, जो कि नेपाल, भूटान जैसे देशों में देखने को नहीं मिलती है। तो इसीलिए आप इन क्षेत्रों में भी विकास को आप कवर कर लें। एक पर्यटन टॉपिक यहाँ पे छूट गया है, मैं ऐड कराना चाहूँगा। यहाँ पे आप लोग पलायन को ऐड कर लेंगे, 2 टॉपिक पलायन को ऐड कर लें, पलायन के साथ साथ आप लोग पर्यटन टॉपिक को ऐड कर लें। बिहार में पर्यटन, सरकार के द्वारा पर्यटन नीति भी लाई गई है, होम स्टे पॉलिसी भी सरकार के द्वारा लाई गई है। ये सब पर्यटन क्षेत्र से ही संबंधित है। दिन प्रतिदिन अगर आप डेली न्यूज़पेपर को पढ़ते रहेंगे तो ये सभी टॉपिक आपका ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। पलायन, तो बिहार में प्रवासन के क्या क्या महत्वपूर्ण कारण हैं, प्रवासन के क्या परिणाम देखने को मिल रहे हैं, रिवर्स माइग्रेशन किस प्रकार से कोविड के काल में हुआ है, और यह बीपीएससी का एक सवाल भी रहा है रिवर्स माइग्रेशन को लेकर, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो यह हो गया बिहार का ज्योग्राफी इकोनॉमी का सेक्शन, और वो हो गया इंडिया लेवल का। अब आइए इस पे करंट में क्या महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है। हमारी टीम आईएसपीसीएस सेंटर के द्वारा जीएस के सभी सेक्शन से संबंधित प्रश्न और उसका मॉडल आंसर का कंपाइलेशन हमारे द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। 150 से अधिक प्रश्न और उसका मॉडल आंसर का कंपाइलेशन हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। जीएस का जो 5 सेक्शन है, चाहे हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन हो, नेशनल इंटरनेशनल, आयर, करेंट अफेयर का सेक्शन हो, पॉलिटी का हो, ज्योग्राफी इकोनॉमी का हो, और प्लस में इसमें जो बिहार का टॉपिक होता है वो प्लस साइंस एंड टेक, ये सभी टॉपिक का जो मॉडल आंसर है वो हमारी टीम के द्वारा तैयार किया गया है। 150 से अधिक मॉडल आंसर इसमें संलग्न है। जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 दोनों की इसमें कंपाइलेशन प्रोवाइड किया जा रहा है आप सभी के लिए। तो अगर आप लोग इसे परचेज करना चाहते हैं तो हमारे नंबर 8375934036 इस नंबर पे आप संपर्क करके हमसे नोट्स को आप परचेज कर सकते हैं। मिनिमम फी आपको पे करने पड़ेंगे। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हमसे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। आप लोग नंबर नोट कर लेंगे 8375934036। और इस कोर्स का डिटेल्स हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर पर अवेलेबल है, और प्रीवियस वीडियो में भी हमने इसके बारे में काफ़ी डिटेल आप सभी को प्रोवाइड करा दिया है। फिर भी अगर कोई क्वेरी हो कोर्स से संबंधित तो आप लोग डायरेक्ट हमें फ़ोन करके 8375934036 पर संपर्क कर सकते हैं। अब आइए ज्योग्राफी इकोनॉमी से संबंधित करंट बेस्ड टॉपिक, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसीलिए आप देखेंगे कि दिन प्रतिदिन कई सारे सरकार के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वह पॉलिटी से भी संबंधित हो सकता है, ज्योग्राफी इकोनॉमी से भी संबंधित। जैसे 15 मार्च 2024 ईस्वी को केंद्र सरकार के द्वारा ई व्हीकल पॉलिसी लाई गई है। तो 15 मार्च 2024 को केंद्र सरकार के द्वारा जो ई व्हीकल पॉलिसी लाई गई है वह इस ई व्हीकल पॉलिसी की क्या महत्वपूर्ण विशेषता है, इन महत्वपूर्ण विशेषताओं को आपको जान लेना है। बिहार सरकार के द्वारा पर्यटन क्षेत्र में विकास के लिए जो पर्यटन नीति लाई गई है, टूरिज्म पॉलिसी लाई गई है, उस टूरिज्म पॉलिसी पर भी आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। ये तीनों टॉपिक बिहार स्पेशल हैं, ठीक है, बिहार बेस्ड है। तो पर्यटन नीति बिहार सरकार की, स्टार्टअप पॉलिसी बिहार सरकार की, इसे भी आपको कंप्लीट कर लेना है। और औद्योगिक प्रोत्साहन निवेश नीति जो है बिहार सरकार की 2022 में आई थी, उसे भी आपको कंप्लीट करना है। तो ये बिहार सरकार की महत्वपूर्ण स्कीम है। इसके साथ साथ आईटी पॉलिसी बिहार सरकार के द्वारा लाई गई है, तो इसे आप साइंस एंड टेक में कंप्लीट करिए तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। आरबीआई के 90 साल पूरे हो गए हैं, तो 90 साल की क्या महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही है इसे आपको पढ़ लेना है। यह इंडियन नेशनल इकोनॉमी वाले सेक्शन में आएगा, ठीक है। खनन पर रॉयल्टी संबंधी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह बहुत महत्वपूर्ण निर्णय दिया था कि जिस राज्य में जो भी खनन अवस्थित होगा उस पर रॉयल्टी का अधिकार जो है राज्यों का है, न कि केंद्र सरकार का। और अपने आप में एक क्रांतिकारी निर्णय है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, यानी कि इसके द्वारा यह सत्य हो गया कि राज्य की रेवेन्यू में वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि उसके राज्य में जो भी उद्योग स्थापित हैं खनन उद्योग से संबंधित है उस पर रॉयल्टी का अधिकार पहले केंद्र का था, राज्य को नहीं। तो अब राज्यों का रॉयल्टी का अधिकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद मिल चुका है, तो स्वाभाविक है कि उनके जो
राशि है उनका जो वसूली होगा, टैक्स रेवेन्यू जो होगा उसमें वृद्धि होगा। तो यह किस प्रकार से राज्य की इकोनॉमी के लिए क्रांतिकारी कदम है, बिहार को इस पर किस प्रकार के लाभ मिलने को संभावना है। संभावना ऐसी जताई जा रही है कि उड़ीसा झारखंड जैसे राज्य जहां पर खनन उद्योग काफ़ी अधिक मात्रा में देखने को मिलता है, काफ़ी विकसित है, तो उन राज्यों को काफ़ी अधिक बेनिफिट होगा। ठीक है, तो इन सभी टॉपिक को आपको कंप्लीट करना है। तो हमें लग रहा है कि ज्योग्राफी इकोनॉमी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को हमने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। फिर भी अगर कोई टॉपिक छूट गए होंगे तो उससे मैं बाद में आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल पर मॉडल आंसर भी नियमित मुख्य परीक्षा के लिए अपलोड किए जा रहे हैं। देखिए, एक बात आप लोग गांठ बांध कर तैयारी करें कि आपकी मुख्य परीक्षा जो है वह 20 से 25 अप्रैल के बीच संभावित है। पूरी उम्मीद है कि आयोग के द्वारा जिस हड़बड़ी में काम किया जा रहा है, चाहे आपका आंसर की रिलीज करने को लेकर हो, ऑब्जेक्शन मंगाने को लेकर हो, ओएमआर अपलोड करने को लेकर, फिर ओएमआर पर आपत्ति के लिए आपको सिर्फ 1-2 दिन का समय मिला, तो जिस तरीके से काम कर रहा है, अप्रैल ऐसे टारगेट रखा गया है, इससे पहले भी आयोग ले सकता है। हालांकि आयोग का टारगेट है कि रिजल्ट पब्लिश करना ज्यादा जल्दीबाजी में है, न कि उसका उद्देश्य है इसे पूरी तरीके से जल्दी कंप्लीट करना। ठीक है, तो ओवरऑल 20 से 25 अप्रैल में अगर एग्जामिनेशन की संभावित तिथि है तो आपके पास पर्याप्त समय है और हम लोग लगातार इसके लिए काम कर रहे हैं। जो जिनके पास समय कम हो और जो फ्रेशर्स स्टूडेंट हैं वो अभी जो हमने कोर्स के बारे में बताया था उसे जरूर परचेज करें, क्योंकि आंसर राइटिंग में काफी सहूलियत होगी। हमारे द्वारा 150 से अधिक मॉडल आंसर को तैयार किया गया है और एक मिनिमम फी पर आप सभी को प्रोवाइड किया जा रहा है। ये केवल जीएस से संबंधित होगा, जीएस के सभी सेक्शन। ठीक है, इसके लिए 8375934036 पर आप संपर्क करें। इसके बारे में डिटेल्स आपको यहाँ से प्रोवाइड हो जाएगी। हमारे टेलीग्राम ग्रुप यहाँ पे दिया गया है @ISPSS सेंटर, वहां पर आपको डिटेल्स मिल जाएगी। और जिनके पास समय कम हो या फ्रेशर्स हो, इस कोर्स के बारे में आप लोग जरूर सोचें और इसे जरूर परचेज करें। एग्जामिनेशन हॉल में काफी मददगार आपके लिए साबित होगा। ठीक है, और इसके बाद हम लोग कुछ दिनों के बाद नियमित अंतराल पे मॉडल आंसर भी यूट्यूब चैनल पर डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, तो अब देखिए 2-3 दिनों में आप सभी का रिजल्ट भी पब्लिश होना है, तो उम्मीद है कि आप लोग काफी जोर शोर से तैयारी कर रहे होंगे और रिजल्ट आप सभी का सकारात्मक हो, यही हम उम्मीद करते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी प्रीलिम्स परीक्षा में काफी अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। एक नए वीडियो के साथ मैं जल्दी उपस्थित होऊंगा। आप लोग नए हैं तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जरूर जुड़ें। धन्यवाद।